Namaste, Sashikal Kemcho. Welcome to Future Excellency. So now guys, let's start Animal Kingdom with NCERT line to line. Simply एग्जाम के लिए so helpful. So like और सब्सक्राइब ज़रूर करें. So guys, let's start Animal Kingdom. We are just ready for study. Okay. So firstly you see Animal Kingdom. What is Animal Kingdom? Animal का जो राज्य है, जैसे कहते हैं ना एनिमल एक राजा है वहाँ का, तो उसका एक पूरा किंगडम है. तो उसी को आज हम पूरा डिटेल में लर्न करने वाले हैं विथ एनसीईआरटी. सो गाइज ओके, व्हेन यू लुक, ओके ये क्या हुआ, ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. ओके, सो when you look around you will be observe animal different animal है ना, स्ट्रक्चर एंड फॉर्म. आपने अपने चारों ओर देखा होगा कुछ डॉग्स, कैट्स, टाइगर, लायन, अलग अलग तरह के, अलग अलग शेप के, अलग अलग मॉर्फोलॉजी के एनिमल्स आपको देखने मिलते हैं. तो यही तो एनिमल्स हैं, यही तो एनिमल की डाइवर्सिटी है. तो एज ओवर अ मिलियन ऑफ स्पीसीज ऑफ एनिमल हैव बीन described till now, the need for classification become all the more important. तो जब हमने कई सारी स्पीसीज को डिस्क्राइब कर लिया है, जब हमने कई सारी स्पीसीज को खोज लिया है, तो फिर उसके लिए क्या है, अगर अपन को लर्न करना है होना है तो कुछ क्लासिफिकेशन देना पड़ेगा, सिस्टमेटिक तरीके से रखना पड़ेगा, है ना. यही है हमारा क्या, एनिमल किंगडम. एनिमल किंगडम को हम अलग अलग तरीके से क्लासिफाई करते हैं, लाइक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. क्या है सबसे पहला क्लासिफिकेशन, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन का बेसिस. ओके चलिए, तो यहाँ पे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में कुछ पॉइंट्स आएंगे, वो लर्न करना है. इन स्पाइट ऑफ डिफरेंस इन स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ऑफ डिफरेंट एनिमल. तो वो ये कह रहे हैं कि जो डिफरेंसेस हैं एनिमल के बीच में, जो डिफरेंसेस आएंगे उनका जो स्ट्रक्चर होगा एंड उनका जो एनिमल का डिफरेंट फॉर्म्स होंगी, देयर आर फंडामेंटल फीचर, there are fundamental feature common to various individual in relationship to arrangement of cell. तो क्या कहा उन्होंने, उन्होंने ये कहा कि जो अलग अलग तरीके के एनिमल हैं, कि जो अलग अलग तरीके के एनिमल हैं उनकी जो मॉर्फोलॉजी होगी, उनकी जो डिफरेंसेस होंगे, उनके जो डिफरेंसेस होंगे, क्या होंगे, उनके जो डिफरेंसेस होंगे, तो उन्हीं के बेस पर हम पता करेंगे, कि उन्हीं के बेस पर हम पता करेंगे क्या, उनको हम डिवाइड करेंगे, क्लासीफाई करेंगे. अरेंजमेंट ऑफ सेल्स के बेस पर भी क्लासीफाई कर सकते हैं, बॉडी की सिमेट्री के बेस पर करेंगे, नेचर ऑफ सीलोम पर करेंगे. सीलोम का क्या नेचर होगा ये आगे आपको पता चलेगा, नेचर सीलोम क्या होती है. पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव पर करेंगे, क्या किस टाइप का डाइजेशन मिल रहा है उसमें, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी एंड इन द बेसिस ऑफ दिस, इन सभी के बेस पर हम क्या करेंगे, उसका क्लासिफिकेशन करेंगे, है ना. नेक्स्ट पॉइंट आता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ये क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला क्लासिफिकेशन का बेसिस है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इसे मैं आपको एक अलग तरीके से सिखाना चाहूँगा. तो ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है जनरली, वो देखिए. तो क्या होता है, जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उसमें क्या होता है कि जैसे मान लो एक एनिमल है, वो एक सेल का बना हुआ है, ठीक है. ये क्या हुआ, ओके ये चल, कोई दिक्कत नहीं है. तो जो एनिमल है वो एक ठीक है, जो एनिमल है वो एक सेल का बना हुआ है, ठीक है. एनिमल किसका बना हुआ है, सेल का बना हुआ है, ठीक है. ठीक है, अब कुछ एनिमल है जो 2 सेल के बने हुए हैं, है ना, 2 सेल के, मान लो 3 सेल के बने हुए हैं, मल्टी सेल के बने हुए हैं, ठीक है. ठीक है, तो कुछ ऐसे एनिमल है जिन्होंने कई सारी सेल को मिला करके एक टिश्यू तैयार कर लिया है, क्योंकि जब कई सारी सेल मिलती हैं तो क्या बनता है, एक टिश्यू बनता है, यू नो वेरी वेल. तो ये क्या बन गया हमारा, एक टिश्यू बन गया, है ना. ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, टिश्यू बन गया. अब देखिए, अब हमने क्या किया, ठीक है, तो अब हमने क्या किया, ठीक है ना. हाँ, तो अब टिश्यू बन गया. इसी तरह जब कई सारी सेल्स होंगी, मतलब ये मान लो हमारा एक टिश्यू है ना, टिश्यू है ये हमारा एक, तो इसी तरह एक और टिश्यू होगा, इसके अंदर भी कई सारी सेल्स होंगी,
है ना। इसी तरह ये भी टिश्यू है तो इसमें भी कई सारी सेल्स होंगी। तो इस तरीके से उन्होंने क्या बना लिया, एक ऑर्गन बना लिया। क्या बना लिया, ऑर्गन। मतलब कुछ एनिमल्स होंगे जिनमें ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा, मतलब जिनमें ऑर्गन्स मिलते होंगे वो ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा। नेक्स्ट बात आती है, कुछ ऐसे एनिमल होंगे जिसमें कई सारे ऑर्गन है। मान लो ये एक ऑर्गन है ना, ये अपना एक ऑर्गन है। तो ये कई सारे ऑर्गन मिले, मल्टी ऑर्गन्स मिले और बना लिया क्या, पूरा एक ऑर्गन। अच्छा बताइए क्या बना लिया उसने, ऑर्गन सिस्टम। करेक्ट, यू आर राइट, ऑर्गन सिस्टम। ओके, सो गाइस, ओके क्लियर, ठीक है। अब आइए इसकी पॉइंट्स पर। देखिए सिंपल है, कुछ कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी है ये चीज़। तो देखो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आप समझ चुके हो, अंडरस्टैंड हो चुके हो, बट एक रीड मारना ज़रूरी होता है। तो ऑल मेंबर ऑफ एनिमेलिया आर मल्टी सेलर। आपको पता है कि जो एनिमेलिया के मेंबर्स हैं वो मल्टी सेल हैं, क्योंकि ये थोड़े बिगर फैमिली से बिलोंग करते हैं। ऑल ऑफ देम डोंट एग्जिबिट द सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, बट एक चीज डिफरेंट होती है, मल्टी सेलुलर तो ठीक है, बट एवरी ऑर्गेनिज्म सेम टाइप का स्ट्रक्चर शो नहीं करता है। जैसे कि हमने ले लिया स्पंजेस को, तो सेल आर अरेंज्ड लूज एग्रीगेट्स, दे एग्जिबिट सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सो जनरली क्या होता है कि मान लो हाँ, स्पंजेस की बात चल रही है, ठीक है, स्पंजेस, ठीक है, स्पंजेस लिख लेते हैं हम, स्पंजेस की बात कर रहे हैं। तो जैसे मान लो हमारे पास क्या है, एक सेल है, ये एक सेल है। तो स्पंजेस में क्या होता है, ये एक सेल, ये दूसरी सेल और ये तीसरी सेल, अलग अलग कलर से बनाना जरूरी है, क्योंकि सबके अपने अपने वर्क होंगे। ये ज़्यादा बड़ी होगी, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक ये वाली भी सेल रही होगी, है ना, और एक ये वाली सेल है। तो जनरली क्या होता है कि ये सभी अपना अपना अलग अलग वर्क कर रही है। ये कोई अलग फंक्शन, ये कोई अलग फंक्शन, ये कोई अलग फंक्शन, सभी अपना अपना अलग अलग वर्क कर रही हैं। ठीक है, तो इसके बेस पर हम कहते हैं कि स्पंजेस में सेल्स अपना अपना अलग अलग वर्क कर रही हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि इसमें जो सेल्स हैं वो एक तरीके से लूजली बाइंड है, क्योंकि सभी का अपना अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन है। तो वो अपनी अपनी एक वर्क कर रही हैं। क्या कर रही हैं, वो अपना अपना एक वर्क कर रही हैं। ठीक है, तो वो क्या कर रही हैं, अपना अपना एक वर्क कर रही हैं। अब देखो, इसमें एक और फंक्शन होता है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जब सेल अपना अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन कर रही हैं, इसका मतलब सेल को हम एक हाईएस्ट वेराइटी कहेंगे। इसलिए इनके जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसे कहते हैं सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन। क्या कहते हैं उसे, सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अब देखना, इसमें मिलता है डिवीजन ऑफ लेबर। इसका मतलब क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर का जनरली क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब होता है वही कि लेबर, लेबर क्या होता है, मजदूर। तो यहाँ पर सेल है वो एक मजदूरी कर रही है, सेल अपना अपना एक फंक्शन कर रही है। इसी को कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। ये किस में मिलती है अपन को, है ना, ये किस में मिलती है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में मिलती है अपन को। किस में मिलती है अपन को, ये सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में मिलती है। किस में मिलती है अपन को, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में मिलती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं अपन। देखो ये पॉइंट आ गया, सम ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर ऑकर अमोंग द सेल। जो सेल होते हैं उनमें ये क्या मिल रहा है, सम डिवीजन ऑफ लेबर एक्टिविटीज मिल रही हैं। अब नेक्स्ट बात, ये पॉलीफेरा में मिलता है, स्पंजेस में मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन सिलेंट्रेट्स की। सिलेंट्रेट्स में क्या होता है, द अरेंजमेंट ऑफ सेल इज मोर कॉम्प्लेक्स। जो सेल का अरेंजमेंट है वो बहुत ही हाई, उसमें कॉम्प्लेक्स, क्योंकि जैसे जैसे अपन अपर लेयर में जाएंगे कॉम्प्लेक्सिटी तो बढ़ेगी, सिंपल सी बात है। तो सिलेंट्रेट्स जो हैं उनमें कॉम्प्लेक्सिटी अच्छी खासी है। तो द सेल परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन आर अरेंज्ड इनटू टिश्यू। तो अब देखिए, अब आ गए हमारे कौन से, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल सी बात है, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। तो देखो, तो जनरली टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि जैसे मान लो अपना ये एक टिश्यू बन गया, समझ लो ये एक टिश्यू है ना, ये एक टिश्यू है पूरा। तो ये कई सारे टिश्यू बन गए, इन टिश्यू ने मिलकर के एक, अब ये एक टिश्यू और ये एक दूसरा टिश्यू, उसी एनिमल का ये दूसरा टिश्यू है। सब अपना अपना अलग अलग फंक्शन कर रहे हैं। तो जब दो अलग अलग टिश्यू अपना अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन कर रहे हैं तो इसे कहते हैं टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या कहते हैं इसे, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।
अच्छा, इसमें टिश्यू अपना वर्क कर रहे हैं, टिश्यू अपना एक फंक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो सेम फंक्शन अरेंज इनटू टिश्यू के फॉर्म में, हैंस इज कॉल्ड टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अ स्टिल हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज ऑर्गन लेवल इज एग्जिबिटेड बाय मेंबर ऑफ प्लेटिहेल्मिन्थेस। अब आ गया ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा आ गया? ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल, यहाँ भी वही बात चलेगी। जैसे मान लो अपना ये टिश्यू, ये एक अपना टिश्यू है, कई सारे टिश्यू ने मिलकर के एक ऑर्गन बना रखा है ना। तो इनसे बन गया हमारा एक ऑर्गन। क्या बन गया? ऑर्गन। अब यहाँ पे सारे ऑर्गन अपना अपना एक अलग वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ भी क्या कहेंगे? ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये मिलता है जनरली किसके अंदर? प्लेटी हेलमिंथीज या प्लेटी हेलमिंथीज। ओके, चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन। ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, प्लेटी हेलमिंथीज हो गया, ठीक है। तो अदर हायर फाइला वेयर टिश्यू आर grouped together to form organ, each specialized form a particular function in animal like Annelida, Arthropoda, mollusk, Annelida, Arthropoda, mollusk, Echinodermata, chordate and organ have associated to form functional system. Each system का है ना, तो इसी तरह इकाइनो, कॉर्डेट, ऑर्थोपोडा, प्लेटी, इनमें क्या मिल रहा है? नहीं, प्लेटी नहीं था, प्लेटी में टिश्यू ऑर्गन लेवल था, इनमें मिल रहा है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि अब पूरा एक ऑर्गन सिस्टम बन चुका, अब एक पूरी बॉडी एक वर्क कर रही है, अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन कर रही है। सिस्टम कंसर्न विद फिजियोलॉजिकल फंक्शन, फिजियोलॉजिकल फंक्शन मतलब आउटसाइड के जितने भी फंक्शन होते हैं उनसे रिलेटेड है बॉडी हमारी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, अब देखो ना, ठीक है। तो हाँ, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम इज ग्रुप ऑफ एनिमल एग्जिबिट वेरियस पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज। मतलब अब जो इस, ये तो ऑर्गन सिस्टम तो सबसे बड़ा है, तो इसका मतलब कॉम्प्लेक्सिटी सबसे ज़्यादा शो करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कहें द डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लेटी एलिमेंथीज, है ना। अब जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है प्लेटी एलिमेंथीज, प्लेटी एलिमेंथीज में क्या मिल रहा था बताइए? प्लेटी एलिमेंथीज में मिल रहा था हमारा क्या? ऑर्गन लेवल टाइप का ऑर्गेनाइजेशन। क्या मिल रहा था हमारा? ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन मिल रहा था। इसका मतलब कुछ कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। तो इसमें क्या कॉम्प्लेक्सिटी होती है? इसमें ये छोटी सी कॉम्प्लेक्सिटी होती है कि इसमें सिंगल, एक मिनट में आपको यही बता देता हूँ कहाँ लिखा है ये, सिंगल माउथ। ओके, ये देख रहे हो, हैज अ ओनली सिंगल ओपनिंग टू आउटसाइड ऑफ द बॉडी दैट सर्व्स एज बोथ एंड माउथ एंड एनस। वो ये क्या कह रहा है कि जो प्लेटी एलिमेंटीज है वो ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, इसीलिए इसके अंदर जो हाँ, इसलिए इसके अंदर दो ओपनिंग्स नहीं मिलती, ओनली वन ओपनिंग्स मिलती हैं, जो कि माउथ का भी वर्क करती है, एनस का भी वर्क करती है। इसलिए हम इसे कहते हैं इनकम्प्लीट डाइजेशन। यहाँ पे एक बात याद रखना, इनकम्प्लीट वर्ड और कंप्लीट वर्ड कब आता है? इनकम्प्लीट वर्ड और कंप्लीट वर्ड कब आता है? जनरली इनकम्प्लीट और कंप्लीट वर्ड देखिए तो, अरे यार ये क्या हो रहा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, हम इसे और कर लेते हैं। तो इनकम्प्लीट और कंप्लीट वर्ड कब आता है? इनकम्प्लीट कंप्लीट वर्ड तब आता है यदि सिंगल ओपनिंग होती है। क्या होती है? सिंगल ओपनिंग। तो जब सिंगल ओपनिंग होगी उस कंडीशन में वर्ड आएगा इनकम्प्लीट। क्या वर्ड आएगा उस कंडीशन में? इनकम्प्लीट वर्ड आएगा, है ना। लेकिन कंप्लीट वर्ड कब आता है? कंप्लीट वर्ड आता है जब डबल ओपनिंग हो। क्या हो? डबल ओपनिंग हो, डबल, है ना, डबल ओपनिंग। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, डबल ओपनिंग हो जाएगी। तो इसमें क्या हो जाएगा? हमारा माउथ हो जाएगा, ठीक है, और हमारी क्या हो जाएगी? एनस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हमारी माउथ और एनस हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट आता है हमारा, हाँ कहाँ है ये है, ठीक है, ओके, ठीक है। अ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हैज अ टू ओपनिंग्स। जो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें देखिए दो ओपनिंग्स आ रही हैं, तो इसका मतलब इसमें माउथ भी होगा और एनस भी होगा। सिमिलरिटी द सर्कुलेटरी सिस्टम मे बी ऑफ टू टाइप। तो अब आ गए सर्कुलेटरी सिस्टम पर, वेरी इंपॉर्टेंट टाइप, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उस पर दो टाइप्स होते हैं। क्या होते हैं? उस पर दो टाइप्स होते हैं। इसमें जनरली फर्स्ट होती है हमारी ओपन टाइप और एक होता है हमारा क्लोज टाइप। ओपन टाइप क्लोज टाइप का मतलब ये होता है कि अगर हमारी ये बॉडी है, अगर हमारी क्या है? बॉडी है, उस बॉडी के अंदर यदि ब्लड वेसल्स मिल रही हैं,
अगर हमारी बॉडी के अंदर क्या मिल रही है, ब्लड वेसल्स मिल रही हैं, उनके अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है हमारा, क्या फ्लो हो रहा है हमारा, ब्लड फ्लो हो रहा है हमारी ब्लड वेसल के अंदर। यदि हमारी ब्लड वेसल के अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है तो उसे कहते हैं हमारा कौन सा, क्लोज टाइप। यदि हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो ओपनली इन द बाथ के फॉर्म में, मतलब जिसमें उसकी बॉडी के जो ऑर्गन्स है वो ब्लड में नहाए, मतलब पूरी बॉडी के अंदर उसका ब्लड मिले, पूरी बॉडी के अंदर उसका ब्लड मिले, तो उस कंडीशन को कहते हैं अपन क्या, हाँ, ओपन टाइप। ठीक है, मैं आपको ये पूरा सीरियसली समझा देता हूँ क्या होता है। देखो, तो जनरली क्या होता है कि, देखिए मैं रेड ले लेता हूँ जिससे अपना ब्लड का फ्लो आ जाएगा। कहाँ है रेड, ठीक है ये है रेड। चल, तो जैसे मान लो ये क्या है, उसकी बॉडी है, ये क्या है, उसकी बॉडी है। उस बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो उसके पूरे उसमें मिल रहा है, पूरी उसकी बॉडी के अंदर भरा हुआ है ब्लड। क्या है, ये ब्लड से भरपूर है, इसकी बॉडी क्या है, उसकी बॉडी एक ब्लड से भरपूर है ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ब्लड से भरपूर है, तो इस कंडीशन को अपन क्या कहेंगे, ओपन टाइप। क्या कहेंगे अपन इसे, ओपन टाइप कहेंगे। अब यदि एक कंडीशन आती है कि मान लो उसकी जो बॉडी है उसके अंदर क्या मिल रही है, कई सारी वेसल्स मिल रही हैं जिसके अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है, क्या फ्लो हो रहा है, हमारा ब्लड फ्लो हो रहा है ना, हमारा ब्लड फ्लो हो रहा है, तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे हम, क्लोज टाइप। इस कंडीशन को क्या कहेंगे हम, क्लोज टाइप कहेंगे। हो गया क्लोज टाइप, ठीक है, वेरी गुड। तो ये क्लोज टाइप जो ब्लड होता है वो किसके अंदर फ्लो होता है, क्लोज टाइप ब्लड फ्लो होता है इन विच द बॉडी इज सर्कुलेटेड थ्रू अ सीरीज ऑफ वेसल ऑफ वेरिंग डायमीटर, आर्टरीज वेन एंड कैपिलरीज, आर्टरीज वेन एंड कैपिलरीज। मतलब जो क्लोज टाइप का ब्लड होता है वो किसके अंदर जा रहा है, वो जा रहा है आर्टरीज में, वेन्स में, कैपिलरीज में। ठीक है, चलो ओपन टाइप रह गया, कोई दिक्कत नहीं, अभी कर लेते हैं। तो ओपन टाइप में भी, इन विच द ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट एंड द सेल एंड टिश्यू आर डायरेक्टली bathed इन इट। सिंपल वही बात, सेम कंडीशन हमने जो बात की वही आ गई। नेक्स्ट आता है इसका क्लासिफिकेशन का जो बेसिस है, हम सारे क्लासिफिकेशन करेंगे। जो बेसिस है वो है हमारा क्या, सिमेट्री। जो क्लासिफिकेशन का बेसिस है वो क्या है हमारा, सिमेट्री। ओके, तो एनिमल कैन बी कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमेट्री, स्पंजेस आर मोस्टली असिमेट्रिक एनी। हाँ ठीक है, तो इसे समझ लेते हैं जनरली क्या होता है ये, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको लर्न करना जरूरी है। ओके चलिए, तो क्या होता है ये मैं बता देता हूँ। देखो, जैसे मान लो हाँ, ये एक बॉडी दी हुई है, ये क्या दी हुई है, एक बॉडी दी हुई है। तुमने इसे किसी भी सेंटर से होते हुए किसी भी डायरेक्शन में इसे तुमने टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दिया। सेंटर से होते हुए तुमने इसे टू हाफ्स में, ये सेंटर है, इससे तुमने इसे टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दिया। तो इस कंडीशन में हम इसे क्या कहेंगे, सिमेट्रिक। लेकिन सिमेट्रिक में भी दो टाइप होते हैं, रेडियल, इसे जब सेंटर से करते हैं तो इसे रेडियल वर्ड देते हैं। क्या वर्ड देते हैं इसे, रेडियल। अगर मान लो तुमने क्या किया कि इसे टू हाफ्स में डिवाइड किया, लेकिन तुम केवल इस बॉडी को एक ही प्लेन से टू हाफ्स में डिवाइड कर पा रहे हो, दो प्लेन से टू हाफ्स में डिवाइड नहीं कर पा रहे हो, है ना, दो प्लेन से टू हाफ्स में डिवाइड नहीं कर पा रहे हो, एक ही प्लेन से कर पा रहे हो, तो इसे कहते हैं सिमेट्रिक। तो है ये सिमेट्रिक है, बट कंडीशन है ये बाइलेटरल सिमेट्रिक है। कैसा है, बाइलेटरल, मतलब दो लेटरल साइड से हम इसको डिवाइड कर पाएंगे, बाइलेटरल सिमेट्रिक। अब नेक्स्ट कंडीशन देखो कि एक और आता है असिमेट्रिक, कब होगा, जब बॉडी को तुम किसी भी डायरेक्शन से दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर पाओ। दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कहाँ हो रही है, ये नहीं कर पाओगे, तो ये हो जाते हैं हमारे असिमेट्रिक। सिंपल पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इजी पॉइंट। क्या हो गया है हमारा, ठीक है, असिमेट्रिक। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही चीजें मिलेंगी, आप लर्न कर सकते हो। देखो कहाँ गया, ये है, चलो कहाँ गया, खो गया ये तो, कोई दिक्कत नहीं है, ये मिल गया अपन को, सिमेट्री। ओके ये है, तो ठीक है। अब देखो, एनी प्लेन ऑफ द, वही सेम कंडीशन जो हमने बताया, एनी प्लेन ऑफ द पैसेज थ्रू द सेंटर डज नॉट डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ्स, दैट्स कॉल्ड द asymmetrical. Any plane passing through the central axis of the body
डिवाइड इनटू ऑर्गेनिज्म इनटू टू आइडेंटिकल, दैट्स कॉल्ड अ रेडियल सिमेट्री। क्या कहेंगे हम इसे? रेडियल सिमेट्री। ठीक है, ओके। तो हमने क्या कहा, अब देखो सीलेंट्रेट्स, सीलेंट्रेट, टेनोफोरा, इकाइनोडर्मिडा, इनमें मिलती है क्या? रेडियल सिमेट्री। मैं इसे रेड मार्क कर देता हूँ। सीलेंट्रेटा, एक मिनट, सीलेंट्रेटा, टेनोफोरा, इकाइनोडर्मिडा, इनमें क्या मिलती है हमारी? इनमें मिलती है हमारी रेडियल सिमेट्री। क्या मिलती है हमारी? रेडियल सिमेट्री। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है, आगे बढ़िए। हाँ, आगे क्या वर्ड आता है कि अ, अब आती है बाइलेटरल सिमेट्री के बारे में। तो दिस काइंड ऑफ बॉडी प्लान animal like Annelida arthropoda where the body can be divided into equal to halves, है ना, in only one plane, in only one plane, that's called a bilateral symmetry, that's called a bilateral symmetry। मतलब हम बॉडी को डिवाइड करें, एग्जिबिट करें बाइलेटरल सिमेट्री। समझ में आया? तो क्या कहा, बॉडी को ओनली वन प्लेन से अगर अपन डिवाइड कर पा रहे हैं तो वो आती है हमारी क्या, वो होती है हमारी, हाँ, तो वो होती है हमारी बाइलेटरल सिमेट्री। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसके बाद डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये बहुत इजी है, इसको भी हम एक ग्राफ से समझते हैं। देखो डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक जनरली होता क्या है? ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक, यहाँ आप देख रहे हो ये दो बॉडीज दी हुई हैं। जनरली ये बॉडीज ही होती हैं। हमारी जो बॉडी होती है, जो हमारी बॉडी होती है वो थ्री जर्मिनल लेयर की बनी हुई है। एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मीजोडर्म। ठीक है, मीजोडर्म, इनकी बनी हुई है हमारी ये बॉडी, है ना, हमारी बॉडी बनी हुई है इनकी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो बॉडी है हमारी वो इनकी बनी हुई है। थ्री जर्मिनल लेयर कौन कौन सी लर्न कर लो, आगे काम आएंगी। एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। अब देखो, ठीक है, चलो आ गया। ओके, तो अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए, ठीक है, तो यहाँ देख रहे होगे आप, यहाँ पर ये जो फर्स्ट वाला ग्राफ है इसमें एक्टोडर्म मिल रही है अपन को, एंडोडर्म भी मिल रही है, बट एक नहीं मिल रही है, कौन सी? मीजोडर्म। बट यहाँ पे मीजोग्लिया जरूर मिल रहा है। अच्छा, ये मीजोग्लिया जो मिल रहा है ना, ये एक अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू है। कैसा है? अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू। अनडिफरेंशिएटेड, अभी बताता हूँ इसका मतलब। अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू वो होता है जो कभी सेल डिवाइड नहीं कर पाता है, जो कभी डिवाइड नहीं कर पाता है। लिखने से ज़्यादा अपनी बुद्धि में ज़्यादा बिठा लिए, जिससे आप लर्न जल्दी से जल्दी कर पाएँ। तो अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू, अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू का मतलब जो सेल डिवाइड करती है, और डिफरेंशिएटेड जो मैच्योर हो चुकी है डिवाइड नहीं करेगी। इसका मतलब मीजोग्लिया डिवाइड करेगी। लेकिन इसमें देखिए ये मीजोडर्म मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि ये जो होते हैं इनमें केवल दो जर्मिनल लेयर मिल रही हैं। इनमें क्या मिल रही हैं? दो जर्मिनल लेयर मिल रही हैं। इसे पहले इरेज कर दिया जाए जिससे साफ लगेगा, क्लियर लगेगा, है ना। चलो, तो यहाँ पे देखो दो जर्मिनल लेयर मिल रही हैं केवल, किसमें? इस वाले ग्राफ में। इस वाले ग्राफ में केवल दो जर्मिनल लेयर मिल रही हैं। इसीलिए हम क्या कह रहे हैं इसे? इसीलिए हम कह रहे हैं डिप्लोब्लास्टिक। क्या कह रहे हैं हम इसे? डिप्लोब्लास्टिक कह रहे हैं। ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक कह रहे हैं। अब इधर देखिए, इसमें एक्टोडर्म, एंडोडर्म और साथ में मीजोडर्म मिल रही है, इसलिए हम इसे कहते हैं क्या? तीन लेयर्स और ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्या कहते हैं हम इसे? ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्ट मतलब तीन ब्लास्ट होंगे इसमें, जनरली लर्न करने की वजह से, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, अब देखिए ट्रिप्लोब्लास्टिक की रीडिंग कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो एनिमल, so animal in which the cell are arranged into an embryonic layers can external ectoderm और endoderm, तो उसे क्या कहेंगे हम? डिप्लोब्लास्टिक। और हाँ, ये देखो आ गया वर्ड डिप्लोब्लास्टिक। और जैसे कि इसका एक एग्जांपल होता है हमारा सिलेंट्रेट। सिलेंट्रेट अभी आगे आएगा, सारे फायदा एक एक करके लर्न करोगे आप। An undifferentiated layer that's called via mesoglia is presented in between the ectoderm and the endoderm। ठीक है, सेम कंडीशन। ओके, ओह ठीक है, कोई बात नहीं है। चलो नेक्स्ट आते हैं, इसके आगे भी लर्न करेंगे हम। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए, इसमें आगे भी एक पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे कि ओके,
टू एनिमल इन विच द डेवलपिंग एम्ब्रियो हैज अ थर्ड germinal layer also, that's we call a mesoderm, that's we call a mesoderm. Okay, in between the ectoderm and endoderm are called we a triploblastic, are called we a triploblastic animal. प्लेटी टू कॉर्डेट तक के जो एनिमल्स होते हैं वो किस में आ जाते हैं, हमारे ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लो और ट्रिप्लो, ये आगे पूरा शॉर्ट चार्ट दिया हुआ है जिससे आप समझ सकते हो कि कौन किस में आता है, क्योंकि इसमें बड़ी कंफ्यूजन होती है, इसलिए आप थोड़ा ध्यान दे के पढ़िएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा क्या, सीलोम। देखिए मैंने कहा था ना सीलोम भी एक क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया है, तो ये क्राइटेरिया आ गया हमारा सीलोम। जनरली आप देख रहे होगे सीलोम को, है ना, ये क्या है हमारी सीलोम। तो सीलोम होती क्या है, अच्छा आपने देखा होगा कि हाँ, हमारी जो बॉडी का आउट पार्ट है, ये हमारी बॉडी का आउट पार्ट है ये, ठीक है, और ये हमारी बॉडी का इन पार्ट है, इन पार्ट है, और ये हमारी बॉडी का एक और इन पार्ट, और ये हमारी बॉडी का ये आउट पार्ट है ना। तो जनरली क्या होता है, इसके बीच में थोड़ा सा स्पेस होता है। जैसे आप अपनी गट ले लीजिए, नेक ले लीजिए। अच्छा मैं आपको एक अच्छे तरीके से समझाता हूँ। देखो जैसे कि ये हमारा गर्दन है, मान लो ये नेक वाला हिस्सा है, इस नेक का ये आउट पार्ट है, हमने ले लिया इसका एक इन पार्ट, ये क्या है इसका इन पार्ट, ये तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारी नेक है और ये हमारा इन पार्ट है, ठीक है इन पार्ट है। तो अब आप देखिए इसके बीच में थोड़ा सा स्पेस होगा, स्पेस होगा, तो जब ये स्पेस हो तो उसे कहेंगे सीलोम। मतलब सीलोम का मतलब ही होता है क्या, सीलोम का मतलब ही होता है थोड़ी सी जगह। सीलोम का मतलब क्या होता है, थोड़ी सी जगह, खाली जगह। अगर ये मान लो किसी मटेरियल से फिल्ड है, मीजोग्लिया वगैरह जैसे अनडिफरेंशिएटेड मटेरियल से फिल्ड है, तो वो क्या होंगे, आसीलोम, आसीलोम, ठीक है। चलो ओके, चलो गाइस अब देखिए इसकी रीडिंग करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। आप यहाँ पे एक डायग्राम को थोड़ी नज़र मारिए क्योंकि ये थोड़े से इंपॉर्टेंट डायग्राम है। देखिए क्या है, तो जनरली क्या होता है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर तीन डायग्राम दिए हुए हैं, ये वाला है सीलोम का, और ये वाला है हमारे स्यूडोसीलोम का, और ये हमारा है आसीलोम का, ठीक है। आप देखिए कि जो सीलोम है उसके बीच में एक गैप मिल रहा है, खाली जगह मिल रही है, क्या मिल रही है, खाली जगह मिल रही है ना, खाली जगह। हाँ, तो ये जो खाली जगह मिल रही है, तो ये एक गैप मिल गया, कैविटी मिल गई, कैविटी को ही कहते हैं सीलोम। अब इसमें देखिए कैविटी तो मिल रही है, ठीक है कैविटी मिल रही है, बट ये कैविटी पूरी कंप्लीटली नहीं मिल रही, कुछ एरिया में थोड़ी फिल्ड है, इसीलिए हम इसे कहेंगे क्या, स्यूडोसीलोम। लेकिन नेक्स्ट कंडीशन में आप देखिए इसमें तो कोई गैप ही नहीं मिल रहा है, इसीलिए इसके बीच में जो मटेरियल है वो थोड़ा फिल्ड मटेरियल है, इसीलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, आसीलोम, ठीक है। क्या कह रहे हैं, हम इसे आसीलोम कह रहे हैं। चलिए गाइस ओके, अब अपन इसकी थोड़ी रीडिंग कर लेते हैं। रीडिंग में वेरी इंपॉर्टेंट रीडिंग, ओके। प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ कैविटी, कैविटी बात आ गई ना, मैंने कहा था कैविटी सीलोम। तो इनकी प्रेजेंस और एब्सेंस के बेस पर बॉडी की वॉल, बॉडी की वॉल एंड द गट वॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लासिफिकेशन, इज वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लासिफिकेशन। देखिए वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, जनरली बात वो ये कह रहे हैं कि हमारी जो बॉडी होती है, हाँ, हमारी जो बॉडी बॉल है ये, और मैंने बता दिया, और ये हमारी इनर लेयर है, तो इनके बीच में कैविटी का होना ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है फॉर क्लासिफिकेशन के लिए। अब आप कहोगे ये कैसे पता करते होंगे, अब ये तो सब साइंटिस्ट के काम होते हैं जो पता करते हैं। इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लासिफिकेशन, इन द क्लासिफिकेशन द बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय मेसोडर्म इज कॉल्ड द सीलोम। मैंने कहा ना, जिसमें बॉडी लाइंड होगी, देखो जिसमें बॉडी लाइंड होगी मेसोडर्म, ये क्या मिल रही है इसके अंदर, मेसोडर्म मिल रही है, ये क्या मिल रही है इसके अंदर, मेसोडर्म मिल रही है, क्या है ये, मीजोडर्म, है ना, ये क्या मिल रही है, ये मीजोडर्म मिल रही है। चलिए ठीक है ओके, तो अगर मीजोडर्म मिले तो उसे क्या कहेंगे, हम उसे कहेंगे हम सीलोमेटिक एनिमल। और जिस एनिमल के बीच में पॉजेस सीलोम आर कॉल्ड सीलोमेट,
ये किस किस में मिलता है मैं बता देता हूँ आपको। जो सीलोम एनिमल्स होते हैं वो कौन कौन होते हैं, वो हमारे होते हैं एनिलिडा, मोलस्क, ऑर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेट। मतलब जो एसके के बाद के जितने भी एनिमल्स हैं, अभी आगे आएगा एसके भी वर्ड, ये सारा थोड़ा सा झोल होता है एनसीईआरटी में, जो कि पीछे क्लियरर देते हैं, बाद में फिर आपको घुमाते हैं। तो एनिलिडा से लेकर के कॉर्डेट तक के जो एनिमल है वो हमारे कौन होते हैं, आप इसे शॉर्ट में भी लर्न कर सकते हो, वो होते हैं हमारे सीलोमेट। अब इसके बाद देखिए, देखना वेरी इंपॉर्टेंट, इन सम एनिमल द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मीजोडर्म, कि जो बॉडी की कैविटी है वो मीजोडर्म से लाइंड ही नहीं है भाई, लाइंड ही नहीं है। इंस्टेंट द mesoderm is present as scattered pouches in between ectoderm और एंडोडर्म। अभी आपने देखा था स्कैटर्ड पाउचेस के फॉर्म में, देखो ये स्कैटर्ड पाउचेस के फॉर्म में मिल रही है, इसलिए हम इन्हें कहते हैं क्या, स्यूडोसिलोमेट। क्या कह रहे हैं हम इन्हें, स्यूडोसिलोमेट। देखो ये स्यूडोसिलोमेट है ना, स्यूडोसिलोमेट। एग्जाम्पल के लिए इसका एक एग्जाम्पल है एसके हेलमिंथी। क्या है ये, एसके हेलमिंथी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है द एनिमल इन विच द बॉडी कैविटी इज एब्सेंट आर कॉल्ड द आसिलोमेट, एग्जाम्पल एज अ प्लेटीहेलमिंथीज। तो हमने क्या कहा, सिंपल पॉइंट देखिए। ओके, सो जो हमारा हाँ सीलेंट्रेट था, सीलेंट्रेट, उसमें क्या मिल रहा था, उसमें मिल रहा था हमें क्या, आसिलोमेट। मतलब वो आसिलोमेट मतलब उनकी कोई सिलोम ही नहीं थी। और नेक्स्ट हाँ ठीक है, नहीं नहीं, आसिलोमेट जो जनरली होता है वर्ड, वो इनमें नहीं मिलता है, वो मिलता है हमें किसमें, वो मिलता है हमें, ओके, तो वो मिलता है हमें किसमें, प्लेटीहेल्मिन्थीज में। इस मतलब जो हमें अभी हमने बात की ना सिलेंट्रेट की क्यों नहीं मिलती, उसमें तो ऐसा बॉडी स्ट्रक्चर ही नहीं है, क्योंकि सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें मिला है हमें ऑर्गन लेवल का, इसलिए इसमें आसिलोम वर्ड ले रहे हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा एसके हेलमिंथी जो होता है उसमें मिलती है स्यूडोसिलोमेट। एसके में कौन मिलती है, स्यूडोसिलोमेट। एसके में मिलती है हमें क्या, स्यूडोसिलोमेट, है ना। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं अपन सिलोम की। सिलोम तो आपको पता है कहाँ से, ये अपना एनिलिडा से टू कॉर्डेट, है ना, एनिलिडा टू कॉर्डेट। ओके गाइस, तो नेक्स्ट आता है हमारा सेगमेंटेशन। इट्स सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेगमेंटेशन। आज की क्लास सेगमेंटेशन तक ही रहेगी, एंड नेक्स्ट आप अगली वीडियोस में देख सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो सेगमेंटेशन क्या होता है, जनरली क्या होता है, किसी की भी बॉडी, एनिमल की जो बॉडी होती है, जैसे मान लो ये एक हमारा एनिमल है, ओके, जो ये हमारा एक एनिमल है, तो इसकी जो बॉडी है वो कई सारे सेगमेंट्स में डिवाइड है, ये कई सारे सेगमेंट्स में डिवाइड है, ये कई सारे सेगमेंट्स में। आपने कॉकरोच की बॉडी देखी होगी, कॉकरोच में कई सारे सेगमेंट्स मिलते हैं, है ना। तो इस सेगमेंट का मिलना ही तो क्या कहलाता है, सेगमेंटेशन। क्या कहलाता है, ये सेगमेंटेशन कहलाता है, ठीक है। चलें आगे, ओके। सेगमेंटेशन, इन सम एनिमल द बॉडी इज एक्सटर्नली, एक्सटर्नली मतलब बाहर से, और अंदर से भी डिवाइडेड होती है कुछ सेगमेंट में, कुछ सेगमेंट में, विथ अ सीरियल रिपीटेशन ऑफ लीज सम ऑर्गन्स। मतलब ऑर्गन की एक कई सारे रिपीटेशन के बेस्ड पर वो डिवाइडेड होती है अलग अलग पार्ट्स में। फॉर एग्जांपल के लिए अर्थवॉर्म में, फॉर एग्जांपल के लिए अर्थवॉर्म में देखो, है ना, हाँ, फॉर एग्जांपल के लिए अर्थवॉर्म में देखा होगा, बॉडी शो दिस पैटर्न कॉल्ड मेटामेरिज्म सेगमेंटेशन। अच्छा, सेगमेंट का मिलना, बॉडी को कई सारे पार्ट्स में डिवाइड करना होता है ना। सेगमेंट विद अ सीरियली रिपीटेशन एट लीस्ट सम ऑर्गन्स, मतलब जो कुछ ऑर्गन्स होते हैं, जो कुछ ऑर्गन्स होते हैं उन तक ये डिवाइडेशन मिल जाता है, इस तरीके से कुछ ऑर्गन्स तक, कुछ ऑर्गन्स तक ये डिवाइडेशन मिल जाता है। तो इस डिवाइडेशन को एक नेम दिया है हमने, क्या, इस डिवाइडेशन को हमने एक नेम दिया है, वो नेम है हमारा मेटामेरिज्म। क्या नेम है, वो हमारा मेटामेरिज्म नेम है एक्चुअली में। क्या नेम है हमारा, वो मेटामेरिज्म नेम है। अच्छा, कई सारे वर्ड आते हैं, मेटामेरिज्म, मेटामर, है ना, मेटाजेनेसिस। तो ये अलग अलग तरीके से आप आगे भी देखोगे, मेटामेरिज्म का मतलब होता है सेगमेंटेशन, आप इसे याद रखना, ठीक है। सो गाइस, आज के लिए इतना काफ़ी है, काफ़ी ज़्यादा लंबी क्लास हो गई।
ओके, थैंक यू।